नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनी। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके बीच लेकर आई हूं। मुद्दा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि क्या मुंबई में जिहादियों का जाल, जिहादियों का नेटवर्क इतना फैल चुका है कि मुंबई में अब हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ही नहीं सोच सकता, क्योंकि मुंबई से सटे काशी मीरा से जो तस्वीर आई है वो इसी सवाल को खड़ा कर रही है। मुंबई से सटे काशी मीरा की जमीन पर बीती रात वो हुआ जो किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। एक मासूम हिंदू बच्ची के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। और फिर जो हुआ उसने एक बार फिर से यह प्रमाणित कर दिया है कि जिहादी मानसिकता आज भी जिंदा है। खुलेआम, बेखौफ और संगठित तरीके से हिंदू घरों पर हमला हो रहा है। सवाल यह है कि आखिर इन दरिंदों को इतनी हिम्मत कौन दे रहा है? किसके इशारे पर हो रहा है हिंदुओं पर हमला? परिवारों के जो हिंदू परिवार है वो क्यों डर के साए में जीने को मजबूर हो रहे हैं? ये जिहादी झुंड हिंदू परिवार के घर पर अटैक करने के लिए कैसे पहुंच गया? किसके इशारे पर पहुंचा? जब महाराष्ट्र सरकार ये कहती है कि कानून अपना काम कर रहा है, तो फिर सड़कों पर जिहाद का ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दंगा नाच क्यों दिखाई दे रहा है? 50 से ज्यादा ऑटो रिक्शा तोड़ दिए गए, हिंदू घरों को निशाना बनाया गया, महिलाएं और बच्चे डरे और सहमे रहे, हिंदू पुरुषों को लाठी डंडों से पीटा गया, उनका सिर फट गया, टांके लगे, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि एक हिंदू बच्ची के साथ हुई शर्मनाक हरकत का हिंदुओं ने विरोध किया था। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो नेता मामूली मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, कैमरे के सामने आंसू बहाते हैं, आज वो सब मौन है। स्यूडो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करने वाले हर एक नेता की आंख पर आज पट्टी बंध चुकी है। जब हिंदू बच्ची की अस्मिता दांव पर लगी है, तब इनकी वोट बैंक वाली जुबानें सिली हुई हैं। क्या अब इस देश में न्याय भी धर्म देखकर मिलेगा? क्या इस देश में वोट बैंक की सियासत इतनी गिर चुकी है कि एक हिंदू बच्ची की अस्मिता का भी धर्म तय किया जाएगा? और अगर सरकार कार्रवाई करे तो उसे मुस्लिम विरोधी कह दिया जाएगा। यह सिर्फ मीरा रोड की कहानी नहीं है, यह सिर्फ मुंबई के एक हिस्से की कहानी नहीं है, यह भारत हिंदुस्तान की उस खतरनाक मौन की कहानी है जो हर हिंदू को सोचने पर मजबूर करती है। और अगर आज आवाज नहीं उठी तो कल हर गली, हर मोहल्ले में यही तस्वीर होगी। और इसलिए रण क्षेत्र में आज सीधा सवाल है कि क्या हिंदू बच्ची की अस्मिता सियासत के तराजू पर तोली जाएगी? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश इन जिहादियों को बर्दाश्त करता रहेगा? और राजनीतिक दलों की चुप्पी क्या इनका सबसे बड़ा आधार बन रहा है? ये तमाम सवाल और इनके जवाब थोड़ी ही देर में आज के खास अतिथियों से लेंगे रण क्षेत्र में। लेकिन उससे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। मुंबई से सटे काशी मीरा का ताजकुल पाड़ा इलाका। बीती रात इस शांत बस्ती में ऐसा तूफान आया जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया। एक मासूम हिंदू बच्ची के साथ जिहादी दरिंदों ने छेड़खानी की, जिसकी खबर फैलते ही माहौल भड़क उठा। जिसके बाद दिखा रात के अंधेरे में गली गली अराजकता और जिहाद का नंगा नाच। जिसके बाद देखते ही देखते डंडे, सरिये और पत्थर चलने लगे। सड़कों पर खड़े 50 से ज्यादा ऑटो रिक्शों के शीशे तक चकनाचूर कर दिए गए और भीड़ का निशाना वही इलाका जहां हिंदू परिवार रहते हैं। जब पहुंची पुलिस तब तक दहशत पूरे इलाके में फैल चुकी थी। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो जिहादी झुंड हाथों में डंडे लेकर हिंदू घरों की ओर बढ़ रहे थे। हमने 2 दिन पहले एक 12 साल की बच्ची थी, उसके ऊपर ये जिहादियों ने वो किया था, मतलब उसको मैसेज किया आई लव यू का, प्लस उसको धमकी दिया गया कि तू ये टाइम पे स्कूल जाती, मुझे तेरे स्कूल का टाइम सब पता है, मैं तेरे को इधर से उठा लूंगा। जब वो शटर पब्लिक उठा के इसको उसके भाई को निकाली, मारना चालू कर दी। मैं रुकाने गया, ये नीचे आया, इसको नीचे कॉलर पकड़ के इसका चेन वेन चाकू सब मार दिया इसको।
मैं गया, मुझे बाम्बू मार दिए तो मेरा सर फट गया, 6 टाका आ गया मुझे जो बचाने गया उनको भी लाठी मारा गया। ये माशाजा पाड़ा परिसर मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है और खासकर बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे झोपड़पट्टी जो है उस परिसर में कुछ बाहर की व्यक्ति आके 40 से 50 लोग हैं, वो 40-50 लोग यहाँ पे दादागिरी और गुंडागिरी करते हैं। और आज सुबह वो बहुत ही ऐसी घटना हुई, एक छोटी बच्ची 10-11 साल की है, उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने गलत जबान का इस्तेमाल किया, ऐसी उनकी कहना है। और खासकर अमली जो पदार्थ है यानी गांजा और अलग अलग जो सामान है वो यहाँ पे पुलिस ने 1 हफ्ते पहले ही हस्तगत किया है। और अब सुदर्शन न्यूज के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जिसमें जिहादी झुंड खुलेआम हिंदू परिवारों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में साफ दिखता है ये कोई आकस्मिक झगड़ा नहीं था, ये एक संगठित हमला था, सुनियोजित भय फैलाने का प्रयास था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों को इतनी हिम्मत कौन दे रहा है? कौन है जो इन उपद्रवियों के पीछे खड़ा है? महाराष्ट्र की सरकार कहती है कानून अपना काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष जब बात हिंदू बच्ची की आती है तब सबकी जुबान सिल जाती है। वही नेता जो मामूली मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आज मीरा रोड पर मौन साधे बैठे हैं। लेकिन ये सवाल सिर्फ इतना चुप्पी का नहीं है। जब सरकार ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करती है तो यही विपक्ष उसे मुस्लिम विरोधी बता देता है, जो अपने वोट बैंक के लिए ऐसे तत्वों को आश्रय देता है। तो क्या वोट बैंक की राजनीति इतनी गिर चुकी है कि एक बच्ची की अस्मिता भी उनके धर्म से तोली जाएगी? और क्या अब इस देश का कानून सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से चलेगा और जो इनके वोट बैंक को सूट करेगा विपक्ष उसकी तमाम गलतियों को ऐसे ही माफ करता जाएगा? आज काशी मीरा की इस घटना ने ऐसे ढेरों सवालों को जन्म दे दिया है जिनसे विपक्ष अपना मुंह नहीं मोड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बीती रात की घटना बताई जा रही है जहां हिंदू लड़की के साथ छेड़छाड़ की वारदात बताई गई है, जहां पर के हिंदू लड़की के साथ दिवाली की रात को कुछ छेड़खानी की गई और जिसे असामाजिक तत्वों ने कुछ लड़कों ने बताया जा रहा है, कुछ जिहादी लड़कों ने बताया जा रहे हैं कि उन्होंने छेड़खानी की और उसके बाद जो है मामला जो है बिगड़ गया और दोनों पक्षों में कहीं ना कहीं लड़ाई सी शुरुआत हो गई। और जहां पर देखा जा सकता है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो है बीती रात लोगों ने जो है रिक्शों को कांच जो है रिक्शे के कांच को तोड़ दिया। यहाँ पर तकरीबन बताया जा रहा है कि 70 रिक्शों के कांच को तोड़ा गया है और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। मगर कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है लड़की के साथ जो छेड़खानी जो की गई, जिस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके चलते इस मामले पर पूरी कार्रवाई की गई कुछ संगठनों द्वारा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं प्रभाकर गिरी, मीरा भाईंदर, सुदर्शन न्यूज, मुंबई। मेरा नाम मंतेश सुखू यादव है। आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, क्या है वीडियो और पूरी घटना क्या हुई थी? पूरी घटना ये हुई थी, स्टार्टिंग से हमने 2 दिन पहले एक 12 साल की बच्ची थी, उसके ऊपर ये जिहादी ने वो किया था, मतलब उसको मैसेज किया आई लव यू का, प्लस उसको धमकी दिया गया कि तू ये टाइम पे स्कूल जाती, मुझे तेरे स्कूल का टाइम सब पता है, मैं तेरे को इधर से उठा लूंगा, ऐसा उन लोग ने धमकी दिया। तो उसकी मम्मी हम लोग के पास आई कंप्लेन करने की ऐसा ऐसा बेटा मेरी बेटी को ऐसा धमकी दे रहे। तो हम लोग हमारे ग्रुप पूरी उसकी लड़की और उसकी माँ को लेके चौकी में आए। सिंधिया मैडम थी, उन्होंने बरोबर एकदम अच्छे से कोऑपरेट करके वो लिया और लड़का का उम्र 16 साल था उसका। तो उसको वो हुआ NCR बोलते ना, वो भिवंडी केस जाएगा, 16 साल का था। तो उसके बाद जो उसका बड़ा भाई था ना, उसने मुझे धमकी दिया कि तेरे को मैं बाद में देख लूंगा। तो आज सुबह 4 बजे हम लोग चाय पी के आ रहे थे, तो एक कन्नौज वाले से बहस हुआ रिक्शा बीच में खड़े करने के कारण, तो हम लोग को जाने नहीं दे रहा था। उसके बाद बहस हुआ, उसके बाद हम लोग घर पे आ चुके, तो उसके बाद हम लोग सो चुके। तो जिसने हम लोग से बहस किया वो तो आया ही था, और जिसके साथ हम लोग ने FIR करवाया ना वो लड़के का, उसका बड़ा भाई और वो जो लड़का जिसके ऊपर FIR हुआ, वो तीनों भाई छूटे हुए, तीनों भाई के हाथ में डंडा, वही मेन वो मतलब पीछे का बदला लेने के लिए उनको पॉइंट मिल गया ये।
और ये आके सीधा हमारे ऊपर हमला कर दिए। 50-60 आदमी बुला के 15 नंबर 22 नंबर से सब बुलाए गए थे। कितने लोगों को चोट लगी है? चोट हमारे जन में 4 जन को लगी है। एक जन का सर फट गया, एक जन के हाथ में पूरा बम्बू मार दिया गया, 2 जन का सर फटा है और मेरा इधर से चेन ऑन खींचा गया तो पूरा चेन स्नेचिंग और चाकू मारा गया है। जिस जगह पे वो वीडियो वायरल हो रहा है कहाँ का वो मेरे घर का वीडियो है। मैं घर के ऊपर हूँ और मैंने चिल्लम चाली सुना तो मैं तुरंत बाहर आया तो देखा मेरे पापा नीचे खड़े और ये लोग मेरे पापा को घेरे हुए। तो मैं वीडियो बनाने लगा। मैं बोला इतने सारे जन है, नीचे जाके मतलब नहीं है। तो मैं पहले वीडियो चालू किया, उसके बाद वीडियो चालू करते करते नीचे गया ताकि पापा को ले लूं मैं। उसके बाद वो लोग मेरा वीडियो बंद किए, मेरा चेन पकड़ के सीधा सा खींच के नीचे उतारे, मुझे बहुत मारे, बाकी मेरे पूरे दोस्तों को मारे। अभी किस तरह का मामला दाखिल हुआ है, किस तरह से आप क्या बोलेंगे? अभी एफआईआर दर्ज हुआ है, मतलब अभी एफआईआर कॉपी देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो सुना आपने कि किस तरीके से हिंदू परिवार दहशत में है, डर के साए में है, क्योंकि जिहादियों के झुंड ने पूरे के पूरे परिवार पर हमला किया। मुद्दा सीधा जुड़ा हुआ है हिंदू अस्मिता से, हिंदू सुरक्षा से। महाराष्ट्र की भूमि वीरों की भूमि कही जाती है, वीर नायकों की भूमि कही जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर क्या औरंगजेब के पिल्लों ने अपनी जगह बना ली है। शब्द कुछ लोगों को चुभेंगे, लेकिन आज सच बोला जाएगा और सच सुना भी जाएगा। तो सवाल सच के होंगे और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जो अतिथि इस वक्त है उनसे आपका परिचय करा देती हूं। स्वागत करते हैं हमारे साथ राम भवन शर्मा जी, जो कि शिवसेना शिंदे गुट से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त सुशील त्रिपाठी जी हैं, जो राष्ट्रीय चेतना मंच के अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद फहीम साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में कुछ और अतिथि जुड़ेंगे, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। आप सभी से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक। लेकिन कहीं मत जाइए, क्योंकि मुद्दा रण क्षेत्र में आज ज्वलंत है। मुंबई पर हिंदुओं पर हमला आखिर किसके इशारे पर हो रहा है? कौन दे रहा है इन जिहादियों को श्रेय? मुंबई में हिंदुओं पर हमला किसके इशारे पर हुआ? आइए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ राम भवन जी जुड़े हुए हैं। राम भवन शर्मा जी, आप ही के पास सबसे पहले आ रही हूं, क्योंकि सरकार आपकी है, हिंदूवादी सरकार है। हिंदूवादी सरकार के होते हुए भी हिंदुओं पर हमला, मुंबई में आर्थिक राजधानी कही जाती है, हिंदू तो सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब फिर? नमस्कार। नमस्कार सर। महाराष्ट्र के अंदर कानून का राज चलता है और हिंदू पूरी तरह से महाराष्ट्र में सुरक्षित है। लेकिन जिस प्रकार से जो कल घटना हुई और उस घटना के बाद इस महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप जी सरनाईक साहब को जैसे ही मालूम पड़ा, वो आए और जगह का मुआयना किया। मुआयना करने के बाद सभी नागरिकों से वहां पे जानकारी ली। जानकारी लेकर करके काशीगांव जो पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, उस पुलिस स्टेशन गए। वहां पे उन्होंने आयुक्त से, पुलिस कमिश्नर जी से बात किया। डीसीपी राहुल चौहान जी मौके पे आए। उसके बाद एसीपी पिंगले आए, सीनियर महेश तोगड़वार जी आए। कानून को पूरी तरह से काम करने का उन्होंने सूचना किया और कानून के तहत उनके ऊपर, लोगों के ऊपर, 16 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। और 307 जो पुरानी धारा, अभी 109 जो हो गई है, बीएनएस 109 हुई है, उस धाराओं के तहत लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और महाराष्ट्र में और खास करके थाने डिस्ट्रिक्ट में कानून का राज चलेगा, किसी की राज चलेगी नहीं। कल जिस तरह से लोगों ने हमला किया है, उस हमला बहुत ही निंदनीय रहा है। राम भवन जी, कानून का राज चलेगा तो कानून की नाक के तले अगर इस तरीके से जिहादियों का झुंड हिंदू परिवार पर हमला करने पहुंच जाएगा तो फिर तो सवाल खड़ा होगा। आपने अगर सुना हो तो खुद परिवहन मंत्री ये कह रहे हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि वहां पे किस तरीके से भूमाफिया एक्टिव है, कुछ रोहिंग्या आ चुके हैं। तो महाराष्ट्र की पुण्य भूमि को तो पहले ही अपवित्र किया जा चुका है इन जिहादियों द्वारा। और यही मजहबी अतिक्रमण, यही जो घुसपैठिए हैं, उनकी वजह से हिंदू किस तरह असुरक्षित है, ये तो साफ साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। देखिए, इसी के तहत तो कल आदरणीय परिवहन मंत्री प्रताप जी सरनाईक ने कहा कि रोहिंग्यों के होने की आशंका जताई जा रही है, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोग, जो भारतीय टाइप के जो लोग रह रहे थे रूम के अंदर, एक रूम में 8-8, 10-10 लोग रहे, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार का आदेश कल परिवहन मंत्री जी ने दिया और उसके तहत आप देखेंगे कि सवाल ये है, ठीक है, आप कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए। शैलेश पांडे जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ा सीधा सा सवाल है साहब, ये जिहादी, ये घुसपैठिए, वो पूरे की पूरे महाराष्ट्र को अगर अपनी जद में ले रहे हैं
और अगर यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू बच्ची सुरक्षित नहीं है, हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं है, झुंड के झुंड परिवार में पहुंच जाते हैं, तलवार हाथ में लिए, डंडे हाथ में लिए, हम तस्वीरें वो लगातार दिखा भी रहे हैं, तो फिर कैसे मान लिया जाए कि हिंदू सुरक्षित है? सबसे पहले सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने आगाह किया था, चेतावनी दी थी कि महाराष्ट्र में घुसपैठिए, 10 करोड़ घुसपैठिए महाराष्ट्र में हैं। सरकार को यह चेतावनी दी गई थी, ये चेताया गया था। बावजूद उसके बड़ी तस्वीर, वृहद तस्वीर अगर अभी तक सामने नहीं आई तो फिर यही होगा जो इस परिवार के साथ हो रहा है। ये देखिए, महाराष्ट्र में देवा भाऊ की सरकार है और हिंदुओं की सरकार है, ऐसा मैं डंके की चोट पे कहता हूं। और जो भी ये कृत्य दाजकुल पाड़ा काशी मीरा में हुआ है, उसकी हम तीव्र निंदा करते हैं, निषेध व्यक्त करते हैं। और उसके साथ ही देवा भाऊ की पुलिस ने उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई भी किया है, FIR तुरंत लॉन्च किया गया है और 8 से 9 लोग जेल के सलाखों के पीछे है और भी लोगों को ढूंढा जा रहा है, ढूंढ के सबको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा, तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। और जो भी बात वहां की जनता ने हमें बताया है, वहां पर हमारे महायुति सरकार के परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाईक जी और वहां जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है श्री नरेंद्र मेहता जी और महायुति के तमाम नेता वहां पर तुरंत पहुंचे घटना स्थल पर। लोगों का, हिंदू समाज का मनोबल बढ़ाने का काम किया। सवाल ये है कि आप हिंदू समाज का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां पर घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन इन जिहादियों का मनोबल कौन बढ़ा रहा है? किसके इशारे पर इतनी हिम्मत आ रही है? ये हिमाकत कहां से उन्हें मिल रही है? कहां से ये हिम्मत मिल रही है? पहुंचना तो जड़ तक होगा। कौन है वो लोग जो इतनी हिम्मत दे रहे हैं कि ये खुलकर हिंदू परिवार पर अटैक करते हैं, बच्ची को, खुलेआम हिंदू बच्ची को धमकी देते हैं, घर पर तलवार लेकर पहुंच जाते हैं, डंडे लेकर पहुंच जाते हैं? कौन है वो लोग? देखिए, हमने पुलिस को ऑर्डर किया है कि जो भी लोग हैं और जो इनके आका है, जो मास्टरमाइंड है, वो सारे के सारे ढूंढ के निकाले जाएंगे। और वहां पर जो अनधिकृत तौर से लोग रह रहे हैं, चाहे वो घुसपैठिए हो, रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, उसकी अब पुलिस वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन करेगी और कॉम्बिंग ऑपरेशन करके ऐसे रोहिंग्या, घुसपैठियों को, चर्चू गर्दुल्लों को वहां से कार्रवाई की जाएगी। और मैंने भी पुलिस से जानकारी ली है, अभी तक 8 से 9 लोगों को जिनके पास कागज पत्र नहीं थे, पुलिस ने उनको वहां से हटाया है, गिरफ्तार किया है और भी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई पुलिस की शुरू है। और मैं इतना भी कहता हूं, अब हिंदू समाज जागृत हो गया है। हिंदू समाज अब किसी भी प्रकार से, हिंदू समाज तो जागृत हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि ये जागृत होना, क्या इसमें संगठन है, इसमें एकजुटता है? क्योंकि अगर एकजुट होता तो फिर ये तस्वीर नजर नहीं आती। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब जब हिंदू भटाए तब तब देश भटाए, और जहां जहां हिंदू भटाए वहां वहां देश कटाए। यही हालात है। हमारे साथ सुशील जी जुड़े हुए हैं। सुशील त्रिपाठी जी, देखिए, सरकार कह रही है कि हमने अकाउंटेबिलिटी तय कर दी है और कार्रवाई हो रही है। सिर्फ इस तरीके की कार्रवाई ही क्या इन जिहादियों की इस तरीके के कृत्य पर रोक लगा सकती है? क्या आपको लग रहा है कि जो होना चाहिए वो पूरी तरह से हो रहा है? और जो ये जिहादी हैं, आखिर इनको किसका बैकअप मिल रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। सुशील जी। लावनी, मेरी बहन, मैं बड़े सम्मान के साथ आपको ये कहना चाहता हूं कि आपने जो प्रश्न की शुरुआत करी, तो आप अगर समझ रहे हैं कि सत्ता पक्ष कुछ इस प्रकार से कहेगा कि नहीं ये बड़ा गलत हो गया और हमसे चूक हो गई, ऐसा तो संभव नहीं है। दूसरी बात है कि कानून का शासन तो चलता ही है, कानून का राज तो चलता ही है, पुलिस प्रशासन है वो अपना काम तो करेगा ही करेगा, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फिर मैं कहता हूं, समाज को, जैसा अभी हमारे मित्र शैलेश भाई ने कहा कि हिंदू समाज जाग चुका है, समाज जाग तो चुका है, लेकिन आपने कहा संगठित है क्या? तो जब संगठन की बात आती है तो इसके लिए मैं एक पंक्ति है जो हम बचपन से इसको दोहराते आते हैं, हिंदू समाज के एक घटक होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि केवल सिर्फ हिंदू समाज के लिए, सभी के लिए है कि केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। लेकिन हमारे समाज की दुर्दशा क्या है, हमारे मन की व्यथा क्या है कि हमें कोई पीड़ा होती है, हमें कोई कष्ट होता है तो हमारी आंखें उठ करके किसी न किसी नेता की तरफ निहारने लगती है कि वो हमारा भला करेंगे। लेकिन मेरी बहन, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि सत्ता का चरित्र है अपने आप के, अपने दामन पर लगे हुए दागों को धोना। वो चाहे जिसकी सरकार हो, उसी प्रकार से उसके बारे में उत्तर देगी। आप अगर उनके अधिकृत प्रवक्ताओं से पूछेंगे या सत्ता पक्ष के लोगों से पूछेंगे, उनका उत्तर ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि समाज के जागरण के दोषी अगर लोग हैं तो हमारे समाज के नेतृत्व करने वाले लोग हैं, क्योंकि हम
और इन चीजों पर अपनी मोनोपोली बना के बैठते हैं, हम समाज में नीचे तक संगठन को जाने नहीं देते, ये हमारा दुर्भाग्य है। सुशील जी, और फिर मैं एक बात बोलूं बहन मेरी, केवल ये कहकर गुंडे जो है वो संगठित रहते हैं, हाँ, गुंडे जो है संगठित रहते हैं, और यही सबसे बड़ी यही तस्वीर देखने वाली बात है कि अगर उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो महाराष्ट्र तक उसकी गूंज चली जाती है। एक तरफ जिहादियों का झुंड एक कोने से शुरू होता है, पूरे देश में उनका जो आतंक है वो फैलने लगता है, लेकिन जब हिंदुओं पर बात आती है तो यहाँ पर हिंदू समाज बटा होता है। इसीलिए इस मुद्दे पर संजीदगी से सोचने की और संजीदगी के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है। मोहम्मद फहीम साहब है हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और फहीम साहब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस तरीके की तस्वीर जब सामने आती है तो लोग पूछते हैं कि क्या इस्लाम यही शिक्षा देता है, यही शिक्षा देता है कि एक नाबालिग हिंदू बच्ची के साथ छेड़छाड़ की जाए, उसको धमकाया जाए, डराया जाए, उसे उठाने की धमकी दी जाए, और अगर उसका परिवार इसका विरोध करे तो तलवार और लाठी डंडे लेकर पहुंच जाओ परिवार पर हमला करने के लिए और हमला करो, उनको चोटिल करो। क्या यही है इस्लाम की शिक्षा? फहीम साहब अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई आवाज मैडम? हाँ, अब आ रही, अब आ रही, अब आ रही। लवानी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपका मैं शुक्रगुजार हूं और आपको नमस्कार करता हूं, और सभी अपने राम भुवन जी को, सुशील जी को और शैलेश जी को, सभी को मैं नमस्कार करता हूं दिल से। हमारी हिंदुस्तान की एकता और समाज की, जो हिंदू मुस्लिम के समाज को जो ये आज कल की दुर्घटना ने शर्मनाक का एक जो दिया है, वो बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को झंझोड़ा है, बल्कि महाराष्ट्र या बॉम्बे को नहीं झंझोड़ा है। ये एक हिंदू मुस्लिम के एकता में दरार डाली गई है। मैडम, मैं उसके अपने भी दिल के माध्यम से कहता हूँ, इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है, ये नफरत की आग नहीं होता है। आपको भी मालूम है 1857 की जब आजादी हुई थी तो सबसे पहले मुगलों के ही अधीन में हुआ था। बहादुर शाह जफर के अंडरटेकिंग में सारे हिंदू, मुस्लिम, मराठा, शिवाजी, सभी लोगों ने इस देश को के अंदर आके और सभी ने थोड़ा सा अपने इतिहास को दुरुस्त कीजिए। नहीं, ये कौन किसकी सरपरस्ती में था, थोड़ा सा अपने इतिहास को दुरुस्त कर लीजिए, दुरुस्त कीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आप कर रहे हैं ना, तो भूल गए ना कि औरंगजेब का क्या हाल हुआ था? आप भूल गए छत्रपति संभाजी महाराज ने क्या किया था, क्या हाल हुआ था? नहीं, इतिहास को दुरुस्त कर लीजिए। आप हिंदू मुस्लिम भाईचारा का बैठकर अभी आप बहुत अच्छे से आप पूरा पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन तस्वीर निकलेगी वही कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा और चारा सिर्फ हिंदू। मैं ये कह रहा हूँ, ये खुलकर बोलिए ना कि ये, आप एक बार ये खुलकर बोलिए। आपने कंडेम किया लेकिन खुलकर नहीं बोला कि ये जिहादी है, इन्होंने हिंदुओं पर हमला करके गलत किया, ये जिहादी है। तब तो मुझे समझ में आएगा कि आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे का मतलब समझते हैं। सुनिए मैडम, पहले हाँ बोलिए। आप पहले ये समझिए कि हिंदू मुस्लिम का जो ये दिया जा रहा है, या किसी भी संगठन के जरिए से दिया जा रहा है, हमारी देश की पुलिस जो है और इसका एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की जांच करेगी। नहीं, इसमें संगठन कहाँ से आ गया? यहाँ पे वो परिवार का जो बच्चा है वो खुद बोल रहा है, वो लड़का वो कह रहा है कि मेरे पिता को घेर लिया गया, मैं छत के ऊपर से वीडियो बना रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर में। जरा फुल स्क्रीन वीडियो ले लीजिए, फुल स्क्रीन वीडियो दिखाइए, एमबीएस दिखाइए। रुक जाइए फहीम साहब, अभी आप देखिए, जरा टीवी देखिए, आप अपने आप को भी देखिएगा, और जरा ये एमबीएस दिखाइए कि किस तरीके से हमला किया। ये जो जिहादी झुंड है वो इस हिंदू परिवार के घर पर पहुंचकर क्या करता है, देखिए। हाथों में क्या है? लाठी, हाथों में क्या है? तलवार। ये वो जिहादी झुंड है, ये वो जिहादी झुंड है जो साफ तौर पर इस हिंदू परिवार के घर पर पहुंचा हुआ था। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है 50 से 60 लोग झुंड बनाकर इस हिंदू परिवार पर हमला करने के लिए पहुंचे हुए हैं। न केवल डंडा है हाथ में, बल्कि तलवार है। ये देखिए, ये टोपी लगाया हुआ ये मुल्ला मोहम्मद फहीम साहब, इस तस्वीर को देखिए और इस तस्वीर को देखने के बाद बोलिए कि यह है हिंदू मुस्लिम भाईचारा के हाथ में तलवार लेकर पहुंच जाओ। जब मेरे बुलाए तो मेरे को बुला क्या
फाहिम साहब देख लिया अब आपने, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा और हाथ में पहुंचे हुए हैं तलवार लेकर एक हिंदू परिवार पर हमला करने के लिए। जिसने भी इसको इस घड़ी को जो उत्तेजित किया है, जो ज्वलनशील पदार्थ को इस तरह से किया है, जो देश के अंदर ये घृणा फैलाई है मुस्लिम समाज में, उनके साथ में वो हमारी गवर्नमेंट और हमारी शासन प्रशासन दोनों सख्ती से निपटा जाएगा और उनको जांच करनी है। अरे सरकार तो काम करेगी, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? ये जो मुस्लिम मौलाना जो बड़ी बड़ी तकरीरें देते हैं, और सबसे पहले तो आपने बैठकर ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात की, जो एकता के सूत्र में आप पिरो रहे थे हिंदू और मुसलमानों को। इस तस्वीर को खुलकर बोलिए ना कि इस टोपी वाले ने, इस मुल्ले ने गलत किया। ये तलवार लेकर पहुंचा हुआ शख्स, वो इसमें कोई जरूरी नहीं है टोपी वाला है, अदर बगैर टोपी वाले हैं जिनके हाथों में डंडे लाठी हैं, उन्होंने ये गलत इसको किया है। सुशील जी देख लीजिए, मतलब एक बार भी आपके मोहम्मद रहीम, एक बार भी आपके चेहरे से, एक बार भी आपके मुंह से ये नहीं निकला कि ये गलत है, ये जिहादी है, इसके खिलाफ सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि वाकई ये जिहादी है। सुशील त्रिपाठी देख रहे हैं, और अभी हिंदू मुसलमान एकता की दुहाई दी जा रही थी, मैंने इसीलिए वो वीडियो पूरा दिखाया। जल्दी से एक क्विक रिएक्शन दीजिए, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, लेकिन सुशील जी एक क्विक रिएक्शन। लवनी, एक्चुअली फहीम साहब को मुझे लगता था कि स्कॉलर हैं, आपने मुस्लिम स्कॉलर लिख के पहले ही सिद्ध कर दिया कि फहीम साहब अच्छे वाले मुस्लिम हैं, जो खराब वाले मुस्लिमों को कवर फायर देने के लिए ऐसे मीडिया डिबेट्स में बैठते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वास्तव में जो स्कॉलर हो वो धर्म का पालन मुस्लिम करते हो, इस्लाम का पालन करते हैं, वो ठीक है, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर को बुलाने का कोई मुझे औचित्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो तो खुलेआम आपने मुस्लिम स्कॉलर उन्होंने अपने आप को कहकर आपके पास आके बैठे हुए, तो स्वाभाविक रूप से बचाव करेंगे। लेकिन फिर भी फहीम साहब एक अच्छे इंसान मुझे दिखाई देते हैं, बातचीत का उनका लहजा बड़ा अच्छा है। तो फहीम साहब को मैं फिर कहूंगा, अभी उन्होंने थोड़े स्तर पे सरकार के प्रवक्ता बनने का भी प्रयास किया कि कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन मेरी बहन, मैं आपको फिर समझाता हूं, आप भी हिंदू महिला हो, मेरी बहन हो, मेरी छोटी बहन से भी छोटी आपकी आयु है, तो मैं कहूंगा ये जो आप नाबालिग लड़की का कॉन्सेप्ट दे रहे हो ना कि एक नाबालिग लड़की पर अत्याचार हुआ, तो उनकी दृष्टि से, उनके मजहब की दृष्टि से वो नाबालिग लड़की है नहीं, तो कृपया इस झांसे में ना आए। और हमारा कानून कुछ भी कहता, उनका मजहब नहीं मानता, और हम अल्पसंख्यकों को विशेष प्रिविलेज देते हैं, ये भी सत्य है। तो मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा इस झांसे में ना आए और उस प्रकार से इससे चर्चा करने का कोई 2% से आज 20%, और फिर भी अगर अल्पसंख्यक का तमगा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। तो सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र में अब हिंदू सुरक्षित नहीं रह गया है? हिंदू सरकार है, लेकिन हिंदुओं पर अगर हमला होता है जिहादियों द्वारा, तो सवाल पूछा जाएगा कि आखिर किसकी शय मिल रही है इन जिहादियों को, किसके इशारे पर हो रहा है ये सब। हम ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी अतिथियों का स्वागत करते हैं, और सीधे शैलेश जी आपके पास आते हुए, आप लोगों ने कहा था और अभी भी आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सबका विश्वास जो है, क्या वाकई सबका विश्वास मिल रहा है? क्योंकि अगर सबका विश्वास होता तो शायद ये तस्वीर नहीं होती और आज हम और आप मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे होते। शैलेश जी। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात कही है, और वो अपने कहे गए कथनी पर वो कायम है, और इसीलिए पूरे देश नहीं, में वो तो कायम है, लेकिन जिनके लिए विश्वास की बात हो रही है वो तो विश्वास पात्र नहीं निकल रहे हैं ना। वो तो आपको अपना नहीं मानते हैं, वो तो खुलकर कहते हैं, वो तो खुलकर आपकी योजनाएं तो लेते हैं, लेकिन आपको वोट नहीं करते। ये बात क्या आपको समझ में नहीं आ रही है? ये बिल्कुल आ रही है ना। अभी देखिए, लोकसभा के चुनाव में मीरा भाईंदर में जो नया नगर का क्षेत्र है, वहां तो वोट जिहाद हुआ। आज एक तरफा 90% वोट हर बूथ पर, नया नगर के 28 से 29 बूथों पर वोट जिहाद किया गया। ये हुआ। आप देखिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन थी, वो हमारे लिए महादिवाली का पर्व था, लेकिन उस महादिवाली के पर्व के दिन नया नगर में हमारे हिंदू बहनों का सर फोड़ा गया, क्योंकि वो भगवान राम का झंडा लेकर जा रहे थे, जय श्री राम का जय घोष कर रहे थे। आज नया नगर के मुसलमानों को वो जो लोग थे, उनको भगवान श्री राम का जयकारा पसंद नहीं आया। तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि आज ये पिछले बार नया नगर हुआ, अब ये काशी मीरा में दिवाली के दिन हमारे हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, हिंदुओं पर अटैक हुआ, एक नाबालिग बच्ची को छेड़खानी की गई, उसको दहशत में डाला गया, और अगर हिम्मत मिल रही है तो फिर आपकी सरकार क्या कर रही है? अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं जाकर तो तय करनी होगी ना साहब। बिल्कुल। विपक्ष तो खुलकर कहता है
कि वो हमारा वोट बैंक है। लेकिन हिंदुओं की सरकार कहने के लिए जब एक हिंदू कहता है कि मेरी सरकार है तो उसके पीछे काफी भरोसा छिपा होता है। इसीलिए पूछा जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी कहीं तो तय होगी ना। फिर बिल्कुल तय होगी। और देवा भाऊ ये हिंदू सरकार के मुख्यमंत्री है। देवा भाऊ के नेतृत्व में हिंदू इस समय पहले की अपेक्षा अपने को सुरक्षित महसूस करता है और इस तरह की घटनाओं को अब क्रश करने की जरूरत है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में काशी मेला में देवा भाऊ का बुलडोजर चलेगा इन जिहादियों के ऊपर, इन घुसपैठियों के ऊपर, इन नशेड़ियों के ऊपर, इन जो जिहादी प्रवृत्ति की मानसिकता है उसे कुचलने की आवश्यकता है। नाउ वी विल cut the mentality of जिहादी मानसिकता को कुचले बिना देवा भाऊ की सरकार अब चुप नहीं बैठेगी। हम भी यही उम्मीद कर समाज के साथ है। हम ये उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है राम भवन जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मानसिकता को क्रश करने की बात तो हो रही है, लेकिन ये देखा गया है कि यही मानसिकता किस तरीके से धीरे धीरे, यानी ये जिहादियों का जो जाल है वो धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र को अपने जद में ले चुका है। हम ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। दिवाली पर जो हुआ, लाइट्स लगा दी गई तो मुस्लिम फैमिली ने उस पर अपोज कर दिया, नहीं दिवाली में लाइट नहीं लगेगी। पटाखे फोड़ दिए गए, नहीं पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। शोभा यात्रा निकालनी है, नहीं ये मुस्लिमों का एरिया है, यहां से शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। तो फिर तो हम ये कहेंगे ना कि महाराष्ट्र पूरी तरह से जिहादियों की जद में आ चुका है। राम भवन देखिए आपने कहा, आपका सवाल एकदम सही है, लेकिन कुछ लोग जो है ना वोट बैंक की राजनीति में उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने कहा कि जिहादियों को मनोबल बढ़ते जा रहा है। जिहादियों को मनोबल बढ़ाने वाले वोट की राजनीति में कुछ लोग उनको मनोबल को बढ़ा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार, महायुति की सरकार इसका कॉम्बिंग ऑपरेशन कर करके, और मैं खास करके कहूं जो जहां पे कल घटना घटी है उसका कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू है कल से। और मीरा भाईंदर में ड्रग्स माफिया है, अफीम माफिया है, इन माफियाओं को, रोहिंग्या के ऊपर कार्रवाई कुछ 1-2 महीनों से बहुत ही तीव्र गति से चालू है और बहुत ही जल्दी खास करके मीरा भाईंदर में इन लोगों को इस मीरा भाईंदर से हद पार किया जाएगा। सुशील जी एक चीज मुझे बताइए, क्योंकि ये जो ये एक दिन की स्थिति नहीं है, ये धीरे 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 जिस तरीके से महाराष्ट्र में इन जिहादियों का जाल बढ़ा और ये जो कल हमला हुआ, अभी तो मैंने कहा ना कि ये एक उदाहरण है जो सामने आ गया, इसकी तस्वीर सामने आ गई। ऐसे तो अगर महाराष्ट्र में देखिए जैसे जैसे जिहादियों का जाल बढ़ रहा है, आपको लगता है कि ये सुनियोजित प्लान किया जाता है, एक छोटी सी घटना करो और उसके बाद उसको बड़ा रूप दो। मैं एक सामान्य सी एक बात कहता हूं, आप और सभी अपने मन में जरा एक कल्पना करिए कि अपने दरवाजे पर हमने थोड़ा सा हरे भरी कुछ धान के या गेहूं के ऐसे कुछ बीज डाले या जौ के, और छोटी छोटी हरे फसलें आ गई और कोई जानवर को उधर लाके छोड़ दिया, जो चरने वाले जानवर को, वो क्या करेगा? चर जाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है, वो उसका स्वभाव है। तो कबीलाई मजहब का इसी प्रकार से स्वभाव है, उसका चरित्र है। यदि आपने उसे फॉलो ऑन दिया तो वो चर जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं वो चर जाएगा। जितने देशों ने उनको शरण दी शरणार्थी के रूप में, जिन्होंने उनको भाई माना वो उसका चारा बन गए। जिन देशों ने उनको उनके साथ में सहिष्णुता दिखाई, हमारे पास शक, हुयूड़, यवन कौन कौन आके, पारसी सब आकर के हमारे दूध में शक्कर की तरह घुल गए। लेकिन नींबू की तरह दूध को फाड़ने का प्रयास एक कबीलाई मजहब हमेशा से कर रहा है, शुरुआत से कर रहा है, जब से इसको हमने किसी भी रूप में अपने यहाँ पर कदम रखने की जगह दी है। और मैं फिर कहता हूं कि अभी जो बच्चे ने बताया था जिसके ऊपर अटैक हुआ, उसने बताया कि 15 नंबर वार्ड के थे, 16 नंबर वार्ड के थे। ये नंबर उसको कैसे पता है? वो 19 साल के लड़के को, वो कौन सा राजनीतिज्ञ है? मैं फिर कह रहा हूं इसके पीछे राजनीति हो रही है और उसको 15 और 16 नंबर के वार्ड नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसको ये कहना था बाहरी लोग थे या फिर परिचय के लोग थे। दो ही तरीके होते हैं। मैं नहीं जानता मेरे बगल वाला कौन से वार्ड में रहता है या मेरा दूसरा मित्र दूसरे कौन से वार्ड में रहता है। मैं वार्ड की सीमाओं से इतना परिचित नहीं हूं। मैं सिर्फ परिचित और अपरिचित दो प्रकार के नाम जानता हूं। और मैं फिर कहता हूं, ये जो संगठित अपराधी और कबीलाई ये जो मजहब के लोग हैं, ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं। और हर जगह के मदरसे में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके जो यहाँ के नहीं है। तो आप जब पूछने जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि इनके माँ बाप दंगों में मार दिए गए थे। ये किशनगंज का है, ये गोपालगंज का है और ये जालोर का है, राजस्थान का। इसके माँ बाप दंगे मारे, सारे मुस्लिमों के माँ बाप दंगे में मार दिए गए। हाँ, जिनको आज ला करके भाई साहब हमारे ऐसे ज्ञानी स्कॉलर लोग जो एनजीओज है वो इनके साथ खड़े हो जाएंगे, मानवाधिकार संगठन खड़ा हो जाएगा, विपक्षी पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। लेकिन जब हिंदुओं के मानवाधिकार की बात आएगी तो हर कोई मौन हो जाएगा। यही महत्वपूर्ण है। मैं मोहम्मद फहीम के पास आऊं, उससे पहले राम भवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए राम जी।
देखिए, जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि उस बच्चे को 15 नंबर 16 नंबर 15 नंबर 16 नंबर उसके लिए इसलिए मालूम है कि ये जो कल जो जिन जिहादियों ने जो घटना का अंजाम दिया, ये लोग पहले 15 नंबर बस स्टॉप कहा जाता वहां पे रहते थे और यहाँ पे भी ये सब उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला के रहने वाले हैं और इनको पाव कंपनी के नाम से जाना जाता है। इनका आप देखेंगे तो रिक्शा जो है ऑटो रिक्शा चलाते हैं और 8-8 घंटा का रिक्शा चलाते हैं, 3 शिफ्ट में चलाते हैं और जहां भी रहेंगे लोग भाड़े से रहेंगे और सबसे ज्यादा हिंदुओं के मीठा बोल करके वहां पे दलाल पैदा करेंगे और दलाल पैदा करके ज्यादा भाड़ा दे करके और उनको भला के फुसला करके ज्यादा भाड़ा के लालच में हिंदू माँ बहने आ जाती है, अपना रूम भाड़े से देती है। अब मीरा रोड, भाईंदर, बोरीवली, पूरे महाराष्ट्र की स्टेशनों रेलवे स्टेशनों पर देखिए जो घंटों देर मराठी आदमी, चाहे उत्तर भारतीय हो चाहे साउथ इंडियन हो, किसी भी जात का हो, मुस्लिम भी जो साधारण मुस्लिम है वो बेचारे लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन इनका जो रिक्शे का जो अफसर होता है वो अफसर और उनका सीट हरा होता है। जैसे ही किसी रेलवे स्टेशन का सभी का टाइमिंग मालूम है कि ये लोकल ट्रेन आएगी, उस टाइम पे ये लोग अगल बगल में 5 लोग 6 लोग खड़े रहते हैं, फटाक से जाते हैं और जब मुस्लिम महिलाएं आती है, मुस्लिम बांधव जब आते हैं तो वो हरे रिक्शे में बैठते हैं। तो इसकी शिकायत जो है हम लोगों ने की है, तो कल ये भी बड़ा ठीक है। परिवहन मंत्री जी ने कल आदेश दिया है कि जितने भी जो आरटीओ की जो कायदे के अनुसार जो है वास्तु परिवहन विभाग के जो रिक्शा पासिंग का जो दिया गया है, काला हुड और पीला अस्तर और उसके हिसाब से ही होनी चाहिए, जहां भी हरा कलर का सीट और अस्तर लगा है उससे यानी इसमें भी वो धर्म ले आते हैं। इसमें भी देखिए मोहम्मद फहीम, इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि भाई अगर आपने कहा ना कि ये इस्लाम नहीं सिखाता, तो फिर ये कौन लोग हैं जो इस्लाम की शिक्षा नहीं मान रहे हैं? क्या ये अगर ये घुसपैठिए हैं तो आप खुलकर बोलिए कि हाँ घुसपैठियों को खदेड़ देना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए, इनकी कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान में, इनकी कोई जगह नहीं है महाराष्ट्र की पुण्य भूमि पर। जो भी गलत काम करने वाला व्यक्ति है, जो भी गलत काम करने वाला व्यक्ति है, वो चाहे कन्नौज का हो, चाहे गोटा का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे बॉम्बे का हो, कहीं को भी हो, उसकी जांच करके और उसको जो है दंडित किया जाए। सबसे पहले आपने कहा कि रामभवन जी ने कहा कि कुछ लोग जो हैं मुस्लिम प्रशासन वो अपने ऑटो में वो हरा वो लगाते हैं, गद्दी लगाते हैं या सीट कवर है या कुछ भी चिन्हित करते हैं। इसको जो है हमारा जो है मतलब उसका परिवहन विभाग इसके ऊपर सख्ती से कानून बनाए और कि कोई हिंदू मुस्लिम का कोई फ्लैग या कोई भी या कोई झंडा वगैरह का कोई नहीं लगाएगा, सब एक समान है। दूसरी बात, कुछ लोगों ने जो अभी चाल के लेके बात हो रही थी कि किसके नाम ये है, मैं तो ये सोचता हूँ कि जब 8 लोगों को अंदर कर दिया गया है और जो बाकी जिनके लोगों के ऊपर FIR है या जिनके ऊपर भी और नहीं है उनको भी चिन्हित करके किया जाए, जो देश के अंदर ये माहौल को बिगाड़ रहे हैं मुस्लिम। ये फिर मैं मैडम कह रहा हूँ, सभी अपने वक्ताओं लोगों से कह रहा हूँ, देश में कोई भी वर्ग का, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई, कोई भी गलत काम करे उसके लिए हमारा कोई भी का तो मैं वही तो कह रही हूँ, आप कोई भी कर रहे हैं, लेकिन खुलकर एक बार बोलिए ना कि ये करने वाले कौन थे। आपको अगर हिंदुस्तान की इतनी चिंता है, आप भारत के मुसलमान हैं, तो खुलकर बोलिए कि ऐसे घुसपैठियों को, ऐसे जिहादियों को खदेड़ कर बाहर निकालना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी घुसपैठिया हो, कहीं का भी हो, चाहे वो आप खुलकर नहीं बोलेंगे, आप कर फाड़ दे रहे। वही बात तो भी सुशील जी कह रहे थे, मतलब ये अच्छा है ना, ये अच्छा है कि यहाँ बैठकर मीठी मीठी बातें करो, एकता की बात करो और धीरे धीरे पीछे से कवर फायर देते जाओ। यही बात अभी सुशील जी ने कही। मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछ रही हूँ, आप एक बार खुलकर बोलिए कि ऐसे जिहादी घुसपैठियों को खदेड़ कर बाहर निकालना चाहिए। मैडम कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूँ जिहादी हो, कोई भी हो, घुसपैठिए, जिहादी घुसपैठिए, ये बोलने में क्या दिक्कत है? ये तो बिल्कुल जिहादी होंगे तो जिहादी मारे जाएंगे या उनके साथ सजा होगी। जिहादी होंगे मतलब इसमें भी संशय है आपको, इसमें भी आप इफेक्ट लगा रहे हैं। ये देखिए शैलेश जी, अभी आप लोग समझा रहे थे ना बहुत कुछ, लीजिए फहीम जी ने ही आपके सामने बहुत तस्वीर क्लियर कर दी। घटना को अंजाम दिया है उनको छोड़ा न जाए और उसके पीछे जिसने भी नहीं, साहब यहाँ खुलकर दिख रहा है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया, ये खुलकर दिख रहा है। शैलेश पांडे जी देखिए कैसी है मेरी बहन, ये फहीम जी ये साफ चेहरा है उस षड्यंत्र के, और ऐसे साफ चेहरों को आगे करके इनके पीछे जो षड्यंत्र किया जाता है ना, वो षड्यंत्र काशी मीरा की घटना में तो उसका इनका बुर्का फट गया है और वो सामने आ गया है जनता के। इस प्रकार से जिस हिसाब से रिक्शा की गाड़ियों को कलर देना और वो अंदर से एक संगठन तैयार करके षड्यंत्र करना, ये सारा बाहर आ गया है। लेकिन मुझे तो इस बात का भी आश्चर्य और मेरा ये प्रश्न है कि इनके जो आका हैं,
इनके जो आका है और आका जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, एनडीए अलायंस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, कहां है वो? आज हिंदुओं पर आक्रमण हुआ, हिंदू बहन को साथ छेड़खानी हुई, आज हिंदू मारे गए। इसीलिए तो हमने पूछा था कि किसके इशारे पर, और अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके इशारे पर है तो फिर अकाउंटेबिलिटी की तो साहब आपको तय करनी होगी, एक्शन आपको ही लेना होगा। 20 सेकंड्स लास्ट, सुशील त्रिपाठी जी लास्ट। आज अगर कोई भी हिंदू की बात करता है तो ठीक है, आप हाँ हिंदुओं की बात करें तो कम्युनल हो जाएगा, अगर मुसलमानों की बात करें तो वो धर्मनिरपेक्षता है। लास्ट 20 सेकंड्स। लावनी, जब कोई बड़ा कांड हो जाता है तो सरकार के अंदर बैठे लोगों को ध्यान आता है कि सीट का कलर हरा होने लगा था, कि सीट का कलर पीला होने लगा था। ये बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार के पास सारे तंत्र हैं जो समय समय पर खुद ही एक्टिव रहने चाहिए। और मैं फिर बता दूं, 22 जनवरी के बाद भी बुलडोजर गर जाता है मीरा भाईंदर में, लेकिन जितना बुलडोजर के आने में डीजल लगा होगा उससे अधिक के पत्रे नहीं उखाड़ पाया वो बुलडोजर और वापस चला गया। ठीक है, यानी कार्रवाई कड़ी करनी होगी और हिंदू समाज को संगठित होना होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। समय इतनी अनुमति दे रहा है, हम ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुके हैं, लेकिन इतना जरूर है, एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश। अगर आप चाहते हैं कि हिंदू सुरक्षित रहे तो उसके लिए हिंदू को ही जागना होगा। जब तक आप संगठन नहीं दिखाएंगे तब तक ऐसी परिस्थिति बनी रहेगी। जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी हिंदू समाज की भी है। जब संगठित होंगे तो ये तस्वीर भी नहीं होगी और ये जिहादी अपना फन भी नहीं उठा सकेंगे। एक अच्छी तस्वीर, एक संगठित तस्वीर हमारे बीच हो, इसी उम्मीद के साथ रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।